हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्ट्रीट स्ट्रीट 24/7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेओए अकाउंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जेओए अकाउंट्स पार्ट 9 पोस्ट कोड 932 के लिए जो थर्ड सीरीज़ है, उड़ान सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है। तो अगर आपने इसके पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट चाहिए, वहाँ पे देख लीजिए जेओए अकाउंट्स 932। ठीक है, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे जाके आपको डिटेल सिलेबस और इसके पुराने वाले पार्ट भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जेओए अकाउंट्स करके मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है, उसमें भी मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हुए गए हैं। ठीक है, तो फुल कवरेज के साथ वो वाली आप प्लेलिस्ट भी एक बार जरूर देख लेना। इसके अलावा हर वीडियो अपडेट के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ जाना। बहुत से कैंडिडेट्स मुझे कहते हैं कि सर वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं, तो अगर नहीं मिलती है तो मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पे वो डाल देता हूँ। अगर आपने अभी तक भी चैनल को तो सब्सक्राइब किया होगा बट बेल आइकन को प्रेस नहीं किया होगा, तो एक बार देख लेना, वहाँ पे जाके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, जैसे बेल आइकन प्रेस करोगे उसी से आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 12 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं मैंने, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2-3 न्यूमेरिकल भी इंक्लूड किए हैं। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ जाए और पेपर में भी आप इजीली कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन इजीली पूछे भी गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डेटर टर्नओवर रेशियो इज 3 बट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, तो आपको बताना है एसीपी क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड रहेगा, ठीक है, ईयर डिवाइडेड बाई डेटर टर्नओवर रेशियो कितनी है, 3। अब ईयर में मंथ्स कितने रहेंगे, तो 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ्स, क्योंकि मंथ में पूछा गया है। ठीक है, मंथ्स में आंसर निकालना है। 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई डेटर टर्नओवर रेशियो 3। ठीक है, 12 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा राइट आंसर 4 मंथ्स। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी 4 मंथ्स। तो बहुत से कैंडिडेट्स ने मुझे बोला कि सर आंसर हाइड करके रखिए, तो मैंने इसलिए आंसर हाइड करके रखे हैं। तो क्या ये सही है, जब मुझे आंसर शो करने चाहिए? जो भी आपकी राय हो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड व्हाट। तो कभी भी सरकार अगर पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो इसका क्या मतलब रहता है? तो दोस्तों, आपने बहुत से टाइम सुना होगा, अभी रिसेंटली बैंकों ने भी हड़ताल की थी, तो इसको बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, जब भी कभी सरकार अपना हिस्सा बेचती है, डिसइन्वेस्टमेंट करना क्या, हिस्सा बेचना। जब भी हिस्सा बेचेगी, ठीक है, जब सरकार का हिस्सा 50, आपको पता है 50% से नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, वो चीज़ प्राइवेट हो जाएगी। तो बैंकों ने हड़ताल की थी, मैं खुद इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, उनकी हड़ताल को, क्योंकि मुझे पता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक देश की इकोनॉमी में कितना बड़ा हिस्सा प्रोवाइड करते हैं, कितने बड़े इकोनॉमी बिल्डर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीआईएन क्या होता है? तो बहुत से बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार मैं कहूँगा, एक बार आप गूगल पे जाना, किसी भी बड़े कॉरपोरेट का नाम सर्च करना, या फिर आप लिख देना कुछ भी, है ना, तो कोई बड़ी कंपनी का नाम लिख देना वहाँ पे आपको, और साथ में लिख देना डीआईएन, तो आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। तो डीआईएन बताना है क्या है। इन बेसिकली ये नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करता है टू एनी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर और टू एनी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, आपका एक एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और वीडियो को शेयर जरूर करना जितने भी आपके फ्रेंड्स इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि आपका शेयर करना भी हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ाता है, हमें पता चलता है कितने कैंडिडेट्स को हमारी वीडियोस यहाँ पे पहुँच रही है। इसके अलावा अगर आप वीडियो को लाइक कर दोगे तो उसके लिए मैं आपका बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि जैसे ही आपके 75 प्लस या फिर 65 प्लस लाइक्स होंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। नेक्स्ट इज ए लिस्टेड कंपनी ऑप्टिंग फॉर बाईबैक ऑफ शेयर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो बाईबैक ऑफ शेयर क्या होता है, जब कंपनी खुद के शेयर दोबारा खरीदती है। तो आपने बहुत से टाइम सुना होगा कि कोई कंपनी बाईबैक लेके आती है। ठीक है, अभी रिसेंटली कौन सी कंपनी लेके आई थी, तो इन्फोसिस लेके आई थी। ठीक है, उसका उस टाइम पे बाईबैक प्राइस था 1750 रुपये। ठीक है, और शेयर चल रहा था 1550 पे। तो क्या करती है कंपनी, हायर साइड में अपना बाईबैक लेके आती है ताकि वो उसको ईजिली खरीद सके, और लोग क्या करेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या था कि कंपनी में कुछ बड़ी हलचल होगी इन्फोसिस में, हो सकता है कि कल को मैनेजमेंट अच्छी डायरेक्टरी करे, या फिर कुछ यहाँ पे हमें अच्छी कमेंट्री आती हुई देखने को मिले। तो उस टाइम जब 1550 चल रहा था तो 1750 के आसपास इसका बाईबैक था। तो बहुत से लोगों ने को पता था कि 1750 पे जाएगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट अगर अच्छी कंपनीज के साथ आप रहते हो तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आज की बात करूँ तो आज इन्फोसिस 1880 के आसपास चल रहा है पर शेयर। ठीक है, बाईबैक का मतलब होता है जब कंपनी खुद के शेयर खरीदती है तो वो उसको थोड़ा सा हाई रेट पे रखेगी ताकि लोग जल्दी से अपने शेयर बेच के कंपनी को दे दें। ठीक है, तो ए लिस्टेड कंपनी ऑप्टिंग फॉर बाईबैक ऑफ शेयर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 हैज़ टू सबमिट रिटर्न आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सच बाईबैक। जैसे ही बाईबैक खत्म हो जाता है विद इन वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, तो कितने दिन के अंदर अंदर जैसे ही बाईबैक खत्म हो गया, विद इन 30 डेज ऑफ सच कंप्लीशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड सेबी। तो सेबी को भी बताना पड़ता है इनको, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को।
डेप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो डेप्रिसिएशन इनमें से किस चीज़ का प्रोसेस है? तो राइट आंसर होगा एलोकेशन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल वेस्ट है, तो एक बार पहले पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। ए पर्टिकुलर फर्म प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। करंट रेशो बताया है, ठीक है, लिक्विड रेशो बताया है, ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल 6 लाख है, करंट एसेट ऑफ द फर्म आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बेसिक बता देता हूँ, करंट रेशो क्या होता है, करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटीज। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। आई होप ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होंगे, ठीक है। अभी हम देखें, करंट रेशो दे रखी है 2.5:1, ठीक है, करंट रेशो 2.5:1, मतलब कि यहाँ पे जो करंट एसेट है इनकी वैल्यू है 2.5 और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू है 1, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ आ चुका होगा। मतलब कि अगर 1 रुपये की लाइबिलिटी है तो 2.5 रुपये के आपके पास एसेट पड़े हैं, ठीक है। 2.5:1 का मतलब 1 रुपये की लाइबिलिटी है और 2.5 के एसेट्स हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ आ गया, ठीक है। अब नेटवर्किंग कैपिटल क्या होता है, बेसिकली करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अगर मैं करंट एसेट मान लो 2.5 और करंट लाइबिलिटी 1, तो नेट वर्किंग कैपिटल कितना बना 1.5, ठीक है। तो नेट वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी दी हुई है ये भी देख लेना एक बार आप, 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख किसके इक्वलेंट हो जाएगा 1.5 के, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ से अभी करंट एसेट निकालना है तो करंट एसेट क्या होगा, 6 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, करंट एसेट से, ठीक है। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो राइट आंसर रहेगा हमारा 10 लाख, ठीक है। करंट एसेट बनेंगे हमारे 10 लाख के। अगर सिमिलरली पूछ लेता करंट रेशो क्या होगा, तो करंट रेशो क्या रहता, 6 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई अभी कितने का था मैंने बताया था आपको, अगर 2.1 रुपये की लाइबिलिटी है और कितने का एसेट है 2.5 का, तो मतलब कि करंट लाइबिलिटी की एक सेकंड, करंट लाइबिलिटी के करंट एसेट बता दिया, करंट लाइबिलिटी आता है आपका 6 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि 1 रुपये की लाइबिलिटी पे 2.5 के एसेट थे, तो करंट लाइबिलिटी कितना सोल्व होकर आएगा आपका 4 लाख, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ करंट एसेट पूछा था, मैंने दोनों बता दिया, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू क्या रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर अभी तक भी आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, वहीं पे आपको हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। और कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छी लगी तब भी, अगर कुछ नहीं भी अच्छी लगी हो कहीं से तो भी जरूर बताना। नेक्स्ट इज ऑडिट अडोप्टेड बाय बैंकिंग कंपनीज कॉल्ड एट। तो बैंकिंग कंपनी कभी भी ऑडिट अडोप्ट करती है तो इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज कॉन्टीन्यूस ऑडिट, ठीक है। जब भी कभी बैंकिंग कंपनी में ऑडिट स्टार्ट होता है तो वो कॉन्टीन्यूस ही रहता है, ठीक है। तो वो अलग अलग तरह के होते हैं, आपने बहुत सी टाइम सुना होगा, एक तो RBI होता है, एक होता है RBIA। RBI तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कभी कभी आपसे पूछ लेंगे RBIA क्या है, तो RBIA इज़ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, ठीक है। जो भी कोई बैंकिंग कंपनी इंटरनल ऑडिट करवाते हैं तो लिख लेना RBIA इज़ risk based internal audit. Next is to appoint new adopter in place of retiring auditor to adopt the procedure, which section of Companies Act 1956 is applicable। तो कौन सा सेक्शन है 1956 कंपनीज एक्ट का एप्लीकेबल है, टू अपॉइंट न्यू ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। तो राइट आंसर है इसका 224, ठीक है, ऑप्शन बी 224। नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे मैच करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन, हम देख रहे हैं रेगुलर आ भी रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना भी चुका हूँ। फिर भी अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक अलग से भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में येस लिख देना कि हाँ सर हमें चाहिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, तो मैं एक सेपरेट सी वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो इसमें आपको मैच करना है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 रहता है किससे रिलेटेड, तो ये रहता है ऑप्शन इसके लिए रहेगा AS64 के लिए, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रहता है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं A का 4, B का 3। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इट इज़ फॉर अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एंड फिक्स्ड एसेट्स, तो C का हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। और D का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अकाउंटिंग फॉर EPS दैट इज़ अर्निंग पर शेयर, तो D का हो जाएगा यहाँ पे 1। तो A4 B3 D2 C2 D1 ये वाला इसका मैच लिस्ट है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ए न्यू मशीन विल बी डेबिटेड फ्रॉम विच अकाउंट। तो जब भी कभी आप नई मशीन को लेके आते हो तो आपको कुछ ना कुछ इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो ये डेबिट होंगे बेसिकली आपके मशीनरी अकाउंट से। राइट आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट इज ए बैलेंस शीट शोज ओनली विच टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो बैलेंस शीट में बेसिकली किस तरह के अकाउंट दिखते हैं, तो हमें पता है कि इसमें बेसिकली हमें दिखते हैं, एक तो रियल अकाउंट दिखते हैं, दूसरे दिखते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पे भी सी ऑप्शन, ठीक है। 11th का भी रहेगा सी, 10th का भी आई होप सी ही ऑप्शन था। चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ शेयर अकाउंट इज शोन एट विच प्लेस ऑफ बैलेंस शीट। तो डिस्काउंट जब भी आप इशू करते हो शेयर अकाउंट का, ये किस प्लेस पे दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, तो ये दिखाया जाता है, राइट आंसर रहेगा लाइबिलिटी साइड तो नहीं होगा, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑप्शन बी। चलिए चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कोई लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। कोई भी क्वेरी फीडबैक देनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। अगर आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन नाउ बटन दिया हुआ है, उस पर आप चाहें तो कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय फॉर नाउ।